हम स्टार्ट कर रहे हैं 2D का बेसिक। जो 2D का जो सिलेबस है उसका जो बेसिक है वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिक में सबसे पहला पॉइंट है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्तीय निर्देशांक पद्धति। बीएससी तक हम कई तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं, इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होता है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होता है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होता है और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। कार्तीय निर्देशांक पद्धति, ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति, गोलीय निर्देशांक पद्धति और बेलनीय निर्देशांक पद्धति पर। उसमें से हम जिसका जिक्र कर रहे हैं जो हमारे सिलेबस में फिलहाल है वो है कार्तीय निर्देशांक पद्धति, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, दो लंबवत रेखाएं होती हैं जिन्हें हम अक्ष कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। जो हॉरिजॉन्टल होती है, जो क्षैतिज रेखा होती है, इसे हम कहते हैं एक्स अक्ष। जो वर्टिकल होती है, जो ऊर्ध्वाधर होती है, उसे हम कहते हैं वाई अक्ष। और दोनों एक्सेस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं, उसे हम कहते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन। कार्तीय निर्देशांक पद्धति, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं जिसे हम एक्सेस कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सेस, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सेस कहा जाता है। दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। इसे राइट साइड में धनात्मक एक्स अक्ष, पॉजिटिव एक्स एक्सेस, लेफ्ट साइड में नेगेटिव वाई एक्सेस, ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सेस, नेगेटिव वाई एक्सेस। ठीक है, जो एक्सेस होती हैं वो पूरे प्लेन को चार क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करती है, चार भागों में बांटती है पूरे समतल को, जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। पूरे समतल को, पूरे प्लेन को चार भागों में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें से हम क्वाड्रेंट कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंटी क्लॉकवाइज यहां से स्टार्ट होते हैं, राइट साइड से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। किसी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, किसी बिंदु के निर्देशांक दो संख्याओं का ऑर्डर्ड पेयर होता है, दो संख्याओं का क्रमित युग्म होता है, ऑर्डर्ड पेयर होता है, जिसे हम कहते हैं एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, भुज और कोटि, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। किसी बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं वो दो संख्याओं का ऑर्डर्ड पेयर होता है, जिसे हम कहते हैं उस बिंदु का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, भुज और कोटि, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। किसी बिंदु का जो एक्स निर्देशांक होता है, या निर्देशांक में जो पहली संख्या लिखी जाती है, वो उस बिंदु की वाई अक्ष से लंबवत दूरी होती है। वाई अक्ष से जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसे हम कहते हैं उस बिंदु का भुज, उस बिंदु का एक्स निर्देशांक। ठीक है, और किसी बिंदु की जो एक्स अक्ष से दूरी होती है उसे हम कहते हैं उस बिंदु कोटि, या उस बिंदु का वाई निर्देशांक या वाई कोऑर्डिनेट। तो जब किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं, जो दो संख्याएं लिखी जाती हैं, एक तो वो ऑर्डर्ड होती हैं। ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आप उसका क्रम चेंज कर देंगे तो रहेंगे तो किसी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, लेकिन वो पॉइंट दूसरा कोई होगा। ठीक है, वो सेम पॉइंट होना जरूरी नहीं है। तो ऑर्डर्ड है, एक सीक्वेंस के अंदर है। तो पहली संख्या लिखी जाएगी, जो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है वो क्या होता है, उस पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस। और जो दूसरी संख्या लिखी जाएगी वो कहलाता है उस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। ठीक है, अगर कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसके लिए जब हम मेजरमेंट करते हैं एक्स और वाई का, क्योंकि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस से मिलकर बना हुआ है, इसलिए जब भी डिस्टेंस मेजर की जाएगी, जब भी ये डिस्टेंस लिखी जाएगी, ये वाली डिस्टेंस तो वैसे ऑलवेज पॉजिटिव होती है, लेकिन जब कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे तो ये दोनों ही कोऑर्डिनेट एक्स और वाई क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। यानी कि हम जानते हैं कि अगर कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, उसका भुज और कोटि दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। सिमिलरली इसी तरह से सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है, डिस्टेंस नहीं बात की जा रही है। अगर मैं ये कह देता हूं कि दिस इज पॉइंट -1, 2 और इसकी डिस्टेंस बताइए, यानी एक्स अक्ष से डिस्टेंस कितनी है, वाई अक्ष से डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस 1 और 2 है, डिस्टेंस तो पॉजिटिव होती है। कोऑर्डिनेट क्या बताते हैं, उसकी पोजीशन बताते हैं कि वो पॉइंट दोनों अक्षों से
जो 1 और 2 दूरी पर है, एक्चुअली वो पॉइंट है कहाँ, क्योंकि 1 और 2 दूरी वाले तो पॉइंट कोई भी हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं पॉइंट ना। तो वो -1,2 क्या बताता है, उसकी पोजीशन बताता है कि वो पॉइंट कहाँ है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर इसी प्रकार से अगर कोई पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो उसके दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएंगे। जिस तरह से ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और वाई एक्सिस नेगेटिव है। तो किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, दो संख्याओं का ऑर्डर्ड पेयर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई एक्सिस डिस्टेंस, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स एक्सिस डिस्टेंस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं, फोर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। तो किसी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट देखकर आप ये आइडिया बता सकते हैं कि वो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से चतुर्थांश में था, कौन से चतुर्थांश में है। अब अगर पॉइंट किसी क्वाड्रेंट में है तो उसके दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा होते हैं। अब मान लीजिए पॉइंट P यहाँ है, अगर ये यहाँ होता तो इसका जो y डिस्टेंस, y कोऑर्डिनेट है वो कम हो जाता, और नीचे होता तो y और कम हो जाता। अगर वो पॉइंट होता ही x एक्सिस के ऊपर, तो x एक्सिस पर क्या होता है, y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता, क्योंकि y कोऑर्डिनेट क्या चीज है, x एक्सिस से डिस्टेंस। अगर वो पॉइंट है ही x एक्सिस के ऊपर तो फिर उसका y डिस्टेंस कितनी हो, y कोऑर्डिनेट कितना, 0 हो जाएगा। चलिए सिंपल सी बात है कि जितना इससे दूरी पर होगा, जितना x एक्सिस से डिस्टेंस पर होगा वो उसका y कोऑर्डिनेट है, और अगर पॉइंट है ही x एक्सिस के ऊपर तो फिर उसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। इसी प्रकार से जो पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्या होता है उसका बेसिक। रिपीट कर रहा हूं, कार्तीय निर्देशांक पद्धति में दो लंबवत रेखाएं होती हैं, दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं जिसे हम एक्सिस कहते हैं। क्षैतिज रेखा जो होती है उसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, जो वर्टिकल होती है उसे वाई एक्सिस कहते हैं। दोनों लाइंस, दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उसे ओरिजिन कहते हैं। जो एक्सिस होती हैं वो पूरे प्लेन को चार हिस्सों में बांटती है, जिसे हम क्वाड्रेंट्स, चतुर्थांश कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट और एंटी क्लॉकवाइज इसको लिखा जाता है। किसी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, दो संख्याओं का ऑर्डर पेयर होता है। जो पहला संख्या है उसे हम उसका एक्स कोऑर्डिनेट भुज एब्सिसा कहते हैं, जो सेकंड है उसे वाई निर्देशांक ना, वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट कहते हैं उसका, या हम कोटि कहते हैं। एक्स क्या होता है, एक्स निर्देशांक क्या होता है, उस बिंदु की वाई एक्स से दूरी, और वाई निर्देशांक क्या होता है, उस बिंदु की एक्स एक्स से दूरी। अगर पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो दोनों कोऑर्डिनेट प्लस प्लस होंगे, सेकंड में है तो माइनस प्लस होंगे, थर्ड में है माइनस माइनस होंगे, फोर्थ में है तो फोर्थ माइनस प्लस माइनस होगा। अगर पॉइंट किसी एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई एक्सिस के ऊपर है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। और जो ओरिजिन है, जो मूल बिंदु है, क्योंकि वो दोनों ही एक्सिस के ऊपर है इसलिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 है और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 है। ठीक है, ये था पहला बेसिक कि होता क्या। देखें, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, कि हम बेसिक बिल्कुल हर 0 पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। जो दीजिए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, डेरिवेशन नहीं करवा रहे हैं थोड़ा समय अनुसार। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते थे, रिकॉल कर देता हूं। अगर आपको एक पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है x1, y1, दूसरे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है x2, y2, तो इन दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। याद आ गया होगा। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला AB इक्वल टू स्क्वायर रूट उनके भुजों का अंतर का स्क्वायर प्लस उनकी कोटियों का अंतर का स्क्वायर। मतलब जरूरी नहीं है कि आप x2 में से x1 घटाइए, आप x1 में से भी x2 घटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं, उसका स्क्वायर करना। ये फॉर्मूला है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। अब इस फॉर्मूले के ऊपर सेकंड ग्रेड 2011 में एक बार सवाल पूछा गया। मैंने उसमें भी जिक्र किया था कि जैसे जैसे एग्जाम का लेवल बढ़ा तो डिस्टेंस फार्मूले पर सीधा सवाल आना कम हो गया, और बहुत सारी बातें पूछने लग गया वो। लेकिन हाँ, एक समय था जब सेकंड ग्रेड 2010 में सिर्फ इतना ही पूछा गया था कि इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये एग्जाम का सवाल है। तो भाई दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, वो फार्मूला आपको बताया है, उस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। अभी मैं क्वेश्चन समय हो लास्ट में करवाऊंगा।
कुछ फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, लेकिन फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद CD वाला फॉर्म लगाना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है, वो हम हुआ तो जरूर करवाएंगे आप। अब अगर हम क्या पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, थोड़ी सी उसकी एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं कि एग्जाम में किस तरह का सवाल आता है। तो भाई अगर दो ही पॉइंट दे रखे हो, अगर आपको दो बिंदु दे रखे हो, तो वो आपसे क्या पूछ सकता है कि भी दो पॉइंट दे रखे हैं, उन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी बताइए। या क्या पूछ सकता है कि भाई एक पॉइंट दे दिया आपको और दूसरा पॉइंट आपको ज्ञात करना है, मान लो कहता है 1,5 और दूरी आपको दे रखी है, तो a का मान बताइए। एक सिंपल सवाल है, 10वीं क्लास में इसका यूज होता है। और फिर क्या दे सकता है, वो कह सकता है कि x अक्ष के ऊपर एक ऐसा बिंदु बताइए जो x अक्ष के ऊपर है, आप जानते हैं x अक्ष पर y0 होता है, जिसकी दिए गए दो पॉइंट से दूरियां समान है या दूरियों का योग इतना है। ये 10वीं क्लास में ऐसा सवाल होता है। अगर आप इन सवालों को देखेंगे तो दो बिंदुओं पर बात की गई है, या दो बिंदुओं के बीच की दूरी की बात की गई। अपने हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए, 10वीं क्लास में इसका जिक्र। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत बार सवाल आ चुका है, कई तरह से सवाल पूछता है। 3 पॉइंट अगर गिवन हो और हमें क्या पता है, सिर्फ दूरी सूत्र, ये बात ध्यान रखें, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बहुत सारी बातें सीखेंगे। फिलहाल हमें क्या पढ़ा है, सिर्फ कार्टेशियन सिस्टम होता क्या है और डिस्टेंस फॉर्मूला, उस पर बात कर रहा हूं। अगर आपको 3 पॉइंट दिए हों तो क्या सवाल बन सकता है कि भाई क्या वो तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, क्या वो तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हैं, कोलिनियर हैं, या त्रिभुज बनाते हैं। देखिए, अगर या तो एक रेखा पर होंगे और या फिर त्रिभुज बनाएंगे, श्योर है। 2D की बात की जा रही है, समतल में अगर 3 बिंदु हैं तो या तो वो 3 बिंदु एक ही लाइन पर होंगे, ठीक है, यही पॉसिबिलिटी है, या तो एक लाइन पर होंगे और या फिर एक लाइन पर नहीं होंगे। अगर वो एक लाइन पर नहीं है, रेखीय नहीं है, कोलिनियर नहीं है, तो फिर 100% क्या बनाएंगे, वो त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। अब अगर 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, 3 बिंदुओं के निर्देशांक पता हो, हमें कैसे पता चलेगा कि वो तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है। इसको चेक करने के 4 तरीके हैं, हम पहला पढ़ रहे हैं, ठीक है, आज, और उसका दूसरा भी आज पढ़ेंगे। 4 तरीकों से ये चेक किया जा सकता है कि वो तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हैं या नहीं है, ठीक है। तो पहला तरीका जो अभी तक हमने पढ़ा है, वो है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र के आधार पर कैसे पता चलता है, डिस्टेंस फार्मूले के बेस पर कैसे पता चलता है कि वो 3 पॉइंट्स एक ही रेखा पर हैं या नहीं। तो आप जानते हैं कि हमें 3 दूरियां ज्ञात करनी पड़ेंगी, ए बी, बी सी और ए सी। अगर किन्हीं भी दो दूरियों का योग, सम ऑफ एनी टू डिस्टेंस, ऐसा नहीं कि आपने पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा लिया, पहली दूरी प्लस दूसरी दूरी हमेशा तीसरी दूरी के बराबर आएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। वो तो पॉइंट उसने पता नहीं कैसे लिख रखे होंगे। आपको तो ये चेक करना है कि आपने 3 दूरियां ज्ञात की, ए बी, बी सी और ए सी, दूरी सूत्र पता है आपको। उन 3 दूरियों में से यदि किन्हीं भी दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के समान आता है, तो वो तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होंगे। ये पहला तरीका है 3 बिंदुओं को चेक करने का कि क्या वो एक रेखा पर हैं या नहीं है, कोलिनियर हैं या नहीं है ना। बाकी 3 तरीके आगे डिस्कस करें। अगर ऐसा नहीं होता, यदि ऐसा नहीं होगा, तो वो त्रिभुज बनेगा। अब सवाल ये पूछा जाता है कि वो त्रिभुज कैसा है, तो त्रिभुज कैसा है उसके लिए हम क्या चेक करते हैं, अगर तीनों दूरियां आपस में समान आती हैं, मतलब तीनों भुजाएं समान लंबाई की हैं, तो त्रिभुज बनेगा समबाहु, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। तीनों दूरियों की लंबाइयां देखनी है, तीनों दूरियां समान हैं, तो त्रिभुज कैसा बन जाएगा, समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल। जानते हैं, 10वीं क्लास में पता है। फिर उसके बाद क्या चेक करना है, तीनों दूरियां समान अगर नहीं है, ये स्थिति नहीं है और तीनों दूरियां भी समान नहीं है, तो फिर चेक करना है आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। किन्हीं भी दो भुजाओं के वर्गों का योग, पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, किन्हीं भी दो भुजाओं के वर्गों का योग यदि तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आता है ना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड्स इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, अगर उसकी इक्वल आ जाता है तो हम कहते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड हो रही है, त्रिभुज कैसा बनेगा, समकोण त्रिभुज बन रहा है। थर्ड नंबर पर क्या चेक करना है, थर्ड नंबर पर आपने ये देखना है कि क्या वो समद्विबाहु है ना, क्या दो भुजाएं समान हो।
आइसोसेकल समद्विबाहु त्रिभुज है। और उस स्थिति में ये भी चेक करना है कि क्या वो समद्विबाहु समकोण तो नहीं है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, एग्जाम का सवाल भी आ चुका है इस तरह का। क्या होता है, मान लीजिए आपने दूरियां ज्ञात की, और दूरियां मैंने एग्जांपल दिया था 5, 5 और 5 वर्गमूल 2, एग्जांपल दिया एक साथ। तो क्या होता है, कभी कभार ऐसी गलती हो जाती है कि जैसी दो दूरियां हमें इक्वल दिखती हैं तो हम कहते हैं त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु है। उस समय ये जरूर चेक करें कि क्या वो पाइथागोरस प्रमेय भी तो संतुष्ट नहीं कर रहा, ये पाइथागोरस थ्योरम को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 5 गुना वर्गमूल 2 का स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, समद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु और साथ में समकोण, दोनों ही समद्विबाहु समकोण, आइसोसेकल भी है और राइट एंगल भी है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें, एग्जाम में भी सवाल आ चुका है, टीजीटी पीजीटी का सवाल है, शायद आपको शीट में भी मिल जाएगा। तो ये है, अगर तीनों भुजाएं समान है, दूरियां ज्ञात करनी है, तीनों दूरियां समान है, समबाहु त्रिभुज, दो अगर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड होती है, समकोण त्रिभुज बनता है। और या अगर दो दूरियां समान हैं तो फिर दोनों चीजें चेक करेंगे कि केवल दो दूरियां समान है या पाइथागोरस थ्योरम भी सेटिस्फाइड हो रही है, केवल समद्विबाहु है या समद्विबाहु समकोण है। ये दूरी सूत्र पर अगर तीन बिंदु दे रखे हो तो ये सवाल है। नेक्स्ट, जैसे ये सवाल है, अब ये सेकंड ग्रेड 2018 का सवाल है, ठीक है। तो सेकंड ग्रेड 2018 में क्या है, त्रिभुज के तीन शीर्ष दे रखे हैं और त्रिभुज पूछा था कि त्रिभुज कैसा है, सेकंड ग्रेड 2018। तो अगर आप इसकी दूरियां ज्ञात करेंगे, जो मैं ये मानता हूं कि आप ज्ञात कर सकते हैं, ए बी, बी सी और ए सी, ठीक है। तो आप देखेंगे कितनी आई थी, अभी इसको याद है, हाँ आपको ध्यान, रूट 26, ये कितनी आई थी, रूट 52 और रूट ये आई। तो इसमें क्या होता है, रूट 26 दिखते हमें लगता है कि दो दूरियां सेम है, त्रिभुज कैसा होगा, समद्विबाहु है। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम भी सेटिस्फाइड हो रही है, तो आंसर है समकोण और समद्विबाहु दोनों, राइट एंगल भी है और आइसोसेकल भी है, ठीक है जी, समझ गए। तीन बिंदु दे रखे हों, या तो तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होंगे, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में सीधा घुमा फिरा कर सवाल पूछा जाता है, या तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे या ट्रायंगल बनाएंगे। कोलिनियर कैसे होते हैं उसका एक तरीका बता दिया, लेकिन अगर सवाल आता है तो आगे तरीके आसान है, वो पढ़ेंगे हम। त्रिभुज बनाता है तो हमें ये देखना है कि त्रिभुज कैसा बनता है, सेकंड ग्रेड 2018 का सवाल था। नेक्स्ट, चार बिंदु दे रखे हो, अगर आपको चार बिंदुओं के कोऑर्डिनेट पता है और हम क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ दूरी सूत्र, तो हम क्या बता सकते हैं कि वो चार पॉइंट्स कोलिनियर हैं या चतुर्भुज बनाते हैं। कोलिनियर होंगे या नहीं होंगे उसका कंडीशन आगे है, कोलिनियर को जांच करने का तरीका आगे है। चार बिंदुओं के कोलिनियरिटी की कंडीशन जो है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे भी आज के क्लास में। और या फिर वो चतुर्भुज बनाते हैं, अगर मान लो, तो चतुर्भुज के अंदर भी, क्वाड्रिलेटरल के अंदर भी हम कुछ पर्टिकुलर ही पढ़ते हैं, है ना। पर्टिकुलर ट्रायंगल कौन, क्वाड्रिलेटरल कौन कौन से, समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, आयत है या वर्ग है, ठीक है। इसको जांच करने के लिए दूरी सूत्र की सहायता, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि आगे जाकर हम और मेथड पढ़ेंगे, स्लोप का यूज करेंगे, मिड पॉइंट का यूज करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको क्या बता रहा हूँ, 10th क्लास का स्टूडेंट दूरी सूत्र की सहायता से कैसे बताता है ना। ऐसा नहीं कि यही तरीका है, आगे जाकर हम और तरीके से, आसान तरीके से उसको चेक कर लेंगे, लेकिन ये पता होना चाहिए, ठीक है। अगर चारों दूरियां समान आती हैं, देखो चार बिंदु दे रखे हैं, दूरी सूत्र कहता है कि आपको 6 दूरियां ज्ञात करनी पड़ेंगी, जिसमें से 4 तो क्या होंगी, भुजाएं, और 2 क्या होंगे, विकर्ण, ठीक है। 4 भुजाएं और 2 विकर्ण। अगर चारों भुजाएं समान हैं और विकर्ण भी समान, देखो चारों भुजाएं समान किसकी होती हैं, या तो वर्ग और या समचतुर्भुज, या तो स्क्वायर होता है या रोम्बस होता है। तो आपको 6 डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, 4 भुजाएं और 2 विकर्ण। विकर्ण कौन कौन से, एसी और बीडी, है ना, एसी और बीडी। तो आपको 6 डिस्टेंस ज्ञात करनी है। पहला केस क्या बता रहा हूं, चारों भुजाएं समान हैं और विकर्ण भी समान है, एसी इक्वल टू बीडी। इसमें ऐसा होता है वर्ग में, जिसमें चारों भुजाएं समान होती हैं और विकर्ण भी समान, स्क्वायर। अब चारों भुजाएं समान हैं लेकिन विकर्ण समान नहीं है, तो क्या होता है, समचतुर्भुज।
रोम्बस, ठीक है, समचतुर्भुज। आगे जाकर इसके बिना ही चेक कर लेंगे हम, 6 दूरियां नहीं ज्ञात करनी पड़ेंगी हम, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। अगर चारों दूरियां समान ना होकर, चारों भुजाएं समान ना होकर आमने सामने की भुजाओं की लंबाइयां समान है, ए बी इक्वल टू सी डी, आमने सामने की, और बी सी इक्वल टू ए डी। अगर आमने सामने की भुजाएं समान है तो या तो समांतर चतुर्भुज या फिर आयत, ठीक है, पैरेललोग्राम या रेक्टेंगुलर। अब उसमें पैरेललोग्राम होगा या रेक्टेंगुलर होगा, आयत होगा या समांतर चतुर्भुज होगा, तो भी आयत के विकर्ण समान होते हैं और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान नहीं होते। तो अगर विकर्ण भी समान है, अगर विकर्ण भी समान है तो क्या बनेगा, आयत। और अगर विकर्ण समान नहीं है तो क्या बनेगा, समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। ये 10वीं क्लास में दूरी सूत्र का इस्तेमाल है। तो अगर आपको 2 बिंदु दे रखे हों, 3 बिंदु दे रखे हों, उसका सवाल सेकंड ग्रेड 2018 में भी आया आ जाता है। 4 बिंदु दे रखे हों तो इसका सवाल भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। जैसे ये सवाल है सेकंड ग्रेड 2010। हाँ, वो बात अलग है कि 2010 में पूछा गया, जैसे मैं बढ़ता गया तो और बढ़ते। हाँ जी, तो क्या था, 4 बिंदु दे रखे थे, आपको यह बताना था कि आकृति कौन सी है। तो अगर आप दूरी सूत्र का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 6 दूरियां ज्ञात करनी पड़ती हैं, और उसमें से आप ये देखते हैं चारों भुजाएं समान आती है लेकिन विकर्ण समान नहीं आते, इसलिए चतुर्भुज कैसा है, समचतुर्भुज है। चारों भुजाएं समान आती हैं लेकिन विकर्ण समान नहीं। ओके, सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन क्या चीज होती है वो देखिए। मान लीजिए आपको 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है, एक तो x1, y1 और एक x2, y2। ये 2 पॉइंट्स गिवन है। एक एनी पॉइंट P है जो A और B बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के ऊपर है, लाइन सेगमेंट के ऊपर है, और इस प्रकार है कि P की A से डिस्टेंस और P की B से डिस्टेंस का अनुपात का रेशियो m/n है। मतलब हो सकता है कि ये दूरी 4 हो और ये दूरी 6 हो, अनुपात क्या हुआ, 2:1। हमें अनुपात से मतलब है, दूरियों से मतलब। अगर इनका अनुपात दिया हो तो हम इस P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं, और उस कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। और इसे हम कहते हैं कि P जो है वो AB रेखाखंड को अंतः विभाजित करता है, इंटरनल। इंटरनल एक्सटर्नल में क्या फर्क है भाई, एक्सटर्नल क्या चीज होती है वो देखते हैं। अगर आपको A और B पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता है, लेकिन जो P पॉइंट है वो AB को अगर बढ़ाया जाए इस तरफ चाहे उस तरफ, अगर P पॉइंट AB के आउटसाइड है तो हम कहते हैं कि P जो है वो AB को बाहर विभाजित करता है, ठीक है। अगर P AB लाइन सेगमेंट के ऊपर है तो अंतः विभाजित करता है, आउटसाइड है तो बाहर विभाजित करता है। और इसमें भी हमें डिस्टेंस का रेशियो किससे, P की A से और P की B से। ध्यान रखें ये 2 अनुपात नहीं, ये नहीं, P की यहां से लेकर A तक डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, और P की यहां से लेकर यहां तक PB डिस्टेंस। ये इसलिए पता होना चाहिए कि कई बार हम क्या फॉर्मूला का याद कर लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि बिना फॉर्मूले से भी कभी काम चल जाता है। अगर आपको ये पता हो कि डिस्टेंस का रेशियो तो है, कभी कभी सवाल आएगा तो डिस्कस करेंगे, बिना फॉर्मूले से काम चल सकता है। याद रखो बेसिक क्या है कि डिस्टेंस का रेशियो है वो, ठीक है। तो P की A से डिस्टेंस और P की B से डिस्टेंस का अनुपात अगर आपको दे रखा है तो हम क्या कहते हैं कि जो P है वो AB रेखाखंड को m/n में बाहर विभाजित करता है। और उस स्थिति में जो P का कोऑर्डिनेट होते हैं वो इस फॉर्मूले में जो पहले फॉर्मूला लिखा था उसमें प्लस की जगह पर क्या आ जाता है, माइनस mx2 nx1 अपॉन में m माइनस n, और my2 माइनस ny1 अपॉन में, ठीक है। समझ गए, प्लस की जगह पर माइनस, ये फॉर्मूला बता रहे शॉर्ट।
तो देखें अंतः विभाजित का मतलब क्या होता है और बाह्य विभाजित का मतलब क्या होता है। अंतः विभाजित का मतलब है P जो है वो AB लाइन सेगमेंट के ऊपर है, बाह्य का मतलब बाहर है। अनुपात ज्ञात करते वक्त आपको P की A से और P की B से डिस्टेंस का रेशियो फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस नहीं, उसका अनुपात पता होना चाहिए। तो आप P पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज का और ध्यान रखें कि जब हम P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो हम लिखते हैं mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n अंतः विभाजन के लिए, और my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस। अगर रेशियो गिवन है, अगर अनुपात दे रखा है तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यदि अनुपात ज्ञात करना हो, यदि आपको P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन हो, उस स्थिति में हम क्या करते हैं, हम अनुपात मानते थे। क्या अनुपात मानते थे भी, या किसी ने ये भी माना होगा? ऐसा क्यों? सबको ध्यान आ होगा, अनुपात माना होगा कि दिया गया बिंदु किस अनुपात में डिवाइड करता है, या एक्स अक्ष किस अनुपात में डिवाइड करती है, एंड सो ऑन। ऐसे सवाल थे। ऐसा क्यों मानते थे भाई? देखें इसमें तो दो वेरिएबल्स हैं। क्या मैं इस चीज को, इस गिवन कंडीशंस को ऐसे लिख सकता हूं, m अपॉन n x2 x1 अपॉन में m अपॉन n प्लस 1? इस दिए गए संबंध को, दिए गए फार्मूले को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। आई थिंक सो, सेम बात है, ठीक है। तो अगर वो अनुपात जो था वो 3:2 था, मान लीजिए वो 3:2 में बांट रहा था, और मैंने इस अनुपात को 3:2 ना लिखकर 3/2:1 लिख दिया, तो क्या इस 3:2 में और इसमें फर्क है क्या? रेशो सेम है, ठीक है। तो इसमें हम जब इसको क्या मान लेते हैं, आप m अपॉन n को या तो लैम्डा लिख दीजिए या k लिख दीजिए, वट एवर जो आपको अच्छा लगता है। मान लो आप लैम्डा लिखते हैं तो लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन में लैम्डा प्लस 1, और लैम्डा y2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ये फॉर्मूला अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो अगर वहां पर m और n का मान 3 और 2 आ रहा था, तो यहां लैम्डा का मान क्या आएगा, 3/2 आ जाएगा। अब हम जब फॉर्मूला लिखते थे तो ये फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल नहीं करते थे भाई? आपको क्या करना पड़ेगा, 3/2 लिखकर फिर 2 से गुना करना पड़ेगा, और इसमें क्या है कि यहाँ 3 लिख दो, यहाँ 2 लिख दो। बात समझा रही है? तो हम लिखते वक्त तो ये फॉर्मूला लिखते हैं, पर अगर आपको अनुपात ज्ञात करना हो कि दिए गए दो बिंदुओं को x अक्ष किस अनुपात में डिवाइड करती है, यदि इस दो बिंदुओं को, ये बिंदु जो है वो 3 अनुपात, मान लो ये बिंदु दे रखा है, तो ये बिंदु किस अनुपात में डिवाइड करता है, यदि अनुपात ज्ञात करना, तो हम क्या करते हैं, अनुपात क्या मानते हैं, लैम्डा अनुपात। क्योंकि अगर आप अनुपात लैम्डा अनुपात मान मानेंगे तो लैम्डा का मान ज्ञात करने के लिए आपको एक कंडीशन की आवश्यकता होगी। एक कंडीशन से आप लैम्डा फाइंड आउट कर लोगे, पर m अनुपात n मानोगे तो दो वेरिएबल्स हैं, दो कंडीशन चाहिए, ठीक है। तो हम अनुपात क्या मानते हैं, लैम्डा अनुपात 1, और लैम्डा अनुपात 1 मानकर आप बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। शीट पर भी सवाल हैं, 10वीं क्लास में भी सवाल है। अगर कोई बहुत आउट ऑफ टच है, जिसको चाहिए कि मुझे इस पर भी सवाल करने हैं, तो भी प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, शीट पर भी हैं, 10th की बुक्स में भी हैं, हमारी किताब, आपकी जो बुकलेट आपको दी गई है उसमें हर तरह का सवाल है। हाथ से लिखे हुए सवाल किताबों के हैं, एग्जाम वाले सवाल आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीजीटी पीटी वाले पीछे दिए गए हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा पेज भी दिया था, और जेपीएच आईआईटी के जो एडवांस वो भी है, हर लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है जी। रेखा द्वारा अंतः विभाजन, ये सवाल एग्जाम में आ चुका है। हर टॉपिक का सवाल कभी ना कभी तक, आज 2010 से लेकर 21 आ गया, इतने पेपर हो चुके, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड टीजीटी, कहीं ना कहीं सवाल में एग्जाम में हर टॉपिक को टच किया ही है इसमें। रेखा द्वारा किस अनुपात में विभाजन होता है, इसका क्या मतलब है, ठीक है। देखें अगर आपको दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, x1, y1 और x2, y2, और एक लाइन जिसकी इक्वेशन आपको दे रखी है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। रेखा के बारे में हम पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो सवाल क्या है कि यह रेखा इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को, लाइन सेगमेंट को किस अनुपात में डिवाइड करती है, ये सवाल है, समझे। तो वो अंतः विभाजन भी हो सकता है और वो बाह्य विभाजन भी हो सकता है। जैसे अभी जो मैंने आपको बताया था, ये लैम्डा अनुपात 1,
तो अगर आपका लैम्डा का मान प्लस का आता है, मान लो 3/2 अनुपात 1 लैम्डा प्लस का है, अगर लैम्डा की वैल्यू 3/2 है तो यहां अगर आप प्लस की वैल्यू रखते हैं तो इस प्लस को माइनस कोई फैक्टर नहीं बनाता, है ना, ये प्लस तो प्लस ही रहेगा अगर लैम्डा की वैल्यू प्लस की है। तो इसका मतलब अगर लैम्डा प्लस का है तो ये कौन सा विभाजन होगा, इंटरनल अंत्य होगा। और अगर लैम्डा माइनस का है तो यहां निशान क्या आएगा, माइनस का, तो कौन सा विभाजन होगा, भारे विभाजन। तो जब आप लैम्डा का मान ज्ञात करते हैं, अनुपात में k की वैल्यू ज्ञात करते हैं, तो अगर वो पॉजिटिव आती है तो अंत्य विभाजन होगा, अगर नेगेटिव आती है तो भारे विभाजन। अब जैसे इसकी बात कर रहे हैं तो हमें ये चेक करना है कि ये रेखा दिए गए दो बिंदुओं को किस अनुपात में डिवाइड करती है। तो उसका फॉर्मूला क्या हम पढ़ते थे, लैम्डा अनुपात 1 इक्वल टू माइनस रेखा की समीकरण में एक बार तो पहला बिंदु रखिए और फिर रेखा के समीकरण में दूसरा बिंदु रखिए, x की जगह पर x1, y की जगह पर y1 और दूसरी बार x2 और y2। ये फॉर्मूला था, एक बार मैंने पहले भी जिक्र किया था, जब मैंने 2010 में पढ़ाना शुरू किया तो मैंने हर फॉर्मूले को डेरिवेशन दिखाया था, है ना, ये क्या इससे पहले वाले क्या सारे वाले, लेकिन हमें ना तो देता है ना, और ना ही हमें कोई बेनिफिट है कि डेरिवेशन करवाए हैं। अगर आप भी कुछ चाहता है तो इंग्लिश मीडियम में तो आर डी शर्मा बेस्ट बुक है, उस पर डेरिवेशन है, हर फॉर्मूले का डेरिवेशन आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से आता है, ठीक है। लेकिन हमें याद करना पड़ेगा, आपको रिकॉल करवाया जा रहा है कि ये आपने 11वीं में पढ़ा था या पढ़ाया था। ये फार्मूला होता है, क्या करना है, लाइन की इक्वेशन में क्या करना है, पहले x1 y1 रख दिया, दूसरा x2 y2 रख दिया। यहां भी इंपॉर्टेंट है कि आपने पहले किसको बोला, ए बी को या बी ए को, इसका फर्क पड़ेगा, है ना, पहले कौन सा रखा है और बाद में कौन सा रखा है। जैसा सवाल होगा पहले कौन सा रखना है, बाद में कौन सा, ए बी को तो ए पहले बी बाद में, ऐसा होगा, जाना ना। तो आपने क्या करना है, उस लाइन की इक्वेशन में क्या करना है, x1 y1 और दूसरी बार क्या रखना है, x2 y2 रखना है। ये लैम्डा अनुपात 1 है और यहाँ माइनस का निशान फार्मूले का है। अगर जब आपने इस फार्मूले को कैलकुलेट किया और लैम्डा पॉजिटिव आया तो अंत्य विभाजन है, लैम्डा माइनस आया तो भारे विभाजन है। अंत्य विभाजन का मतलब क्या है, इंटरनल का मतलब तो ये है जो आपके सामने डायग्राम बना हुआ, ठीक है, यानी कि दो पॉइंट्स कहाँ हैं, लाइन के अपोजिट साइड। जब रेखा पढ़ेंगे तब इस टॉपिक का दोबारा जिक्र होगा। और एक बार एग्जाम का सवाल है, एग्जाम में पूछा गया था कि दो बिंदु रेखा के एक ही तरफ हैं या विपरीत ओर है, तो कैसे पता चलेगा। अगर लैम्डा की वैल्यू प्लस आई या माइनस आई, प्लस आई तो अंत्य विभाजन हुआ, तो बिंदु कहां है, अपोजिट साइड, ये एग्जाम का सवाल है। और अगर लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव आई तो बाहरी विभाजन हुआ, और बाहरी विभाजन का मतलब ये हुआ कि भी रेखा तो इधर है और दोनों पॉइंट एक ही साइड। ये एग्जाम में पूछा गया था कि कैसे बताएंगे आप कि दो बिंदुओं की रेखा के सापेक्ष स्थिति क्या है, दो पॉइंट्स की एक लाइन के विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन क्या है, मतलब वो अपोजिट साइड है या सेम साइड है। तो कैसे पता चलेगा, आपको यहां से कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, लैम्डा की वैल्यू। अगर लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव आई तो अपोजिट साइड इंटरनल सेक्शन होगा, अंत्य विभाजन होगा, और पॉइंट कहां होंगे, अपोजिट साइड होंगे। और अगर लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव आई तो क्या होगा, बाहरी विभाजन होगा, और दोनों पॉइंट कहां होंगे, एक ही साइड होंगे। ये वहां भी यूज होगा जब हम लाइन पढ़ेंगे। फिलहाल ये सवाल है, दी गई रेखा दिए गए दो बिंदुओं को किस अनुपात में बांटती है। वो अनुपात ज्ञात करना, अंत्य विभाजन है या बाहरी विभाजन है वो ज्ञात करना। कैसे, ये सवाल फर्स्ट ग्रेड 2016, आंसर भी लिखा हो इसमें। फर्स्ट ग्रेड 2016 का सवाल है, हमें एक रेखा का समीकरण दे रखा है, दो बिंदु दे रखा है, और ये सवाल था कि ये रेखा इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को, रेखा को किस अनुपात में डिवाइड करती है। तो लैम्डा रेशो 1 इक्वल टू माइनस रेखा की समीकरण में x की जगह पर और y की जगह पर पहला पॉइंट, और फिर x और y की जगह पर दूसरा पॉइंट। समझे बात को, x1 y1 की वैल्यू कितनी है 1,3 और x2 y2 की वैल्यू कितनी है 2,7, ठीक है। तो बताइए क्या वैल्यू आती है, माइनस, ये 3 और 3 6, ये आ जाएगा माइनस का 3, और 6 और 7 13, ये आ जाएगा 4, 3 अनुपात 4, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू प्लस है
इसका मतलब 3:4 में इंटरनल अंतःविभाजक। ठीक है, तो एक दी गई रेखा दो बिंदुओं को किस अनुपात में डिवाइड करती है, एक तो ये फार्मूला पता होना चाहिए, और उस फार्मूले की एप्लीकेशन क्या बताई मैंने आपको। आप क्या बता सकते हो, अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो पॉइंट लाइन के सेम साइड है या अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड है, और अगर लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव है तो सेम साइड है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो ये फर्क नहीं है, लेकिन दोनों साइड सेम साइड होंगे। ठीक है, हाँ जी। एक बात और, अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स अक्ष किस अनुपात में डिवाइड करती है, अनुपात में डिवाइड करती है, पर्टिकुलर हम बात कर रहे हैं एक्सेस की। एक्स अक्ष भी एक रेखा है, वाई अक्ष भी एक रेखा है, तो अगर दिए गए दो बिंदुओं को x1, y1 और x2, y2 को एक्स अक्ष एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करती है ये बताना है, तो भाई एक्स अक्ष की इक्वेशन क्या होती है, y = 0। तो जो फार्मूला मैंने अभी लिखा था मैं उसी फार्मूले को लिख रहा हूं। लाइन की इक्वेशन में मैं क्या करूंगा, x की जगह पर x1 लिखूंगा, तो क्या लाइन की इक्वेशन में x है ही नहीं, है ही नहीं। लाइन की इक्वेशन क्या है, y = 0। x अक्ष का समीकरण y = 0 होता है, तो आपने x की जगह पर x1 रखना है, वो तो आप रख नहीं सकते क्योंकि x तो है ही नहीं। तो क्या करोगे, y की जगह पर क्या करोगे, y1, और बटा में क्या आएगा, y2। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि x अक्ष किस अनुपात में डिवाइड करती है, तो सिंपली -y1/y2 क्या करना है, उन बिंदुओं के कोटियों को देखना है, और ये आ जाएगा x अक्ष का अनुपात। फॉर्मूला वही है, वो जनरल लाइन थी, ये पर्टिकुलर x अक्ष है। तो अगर यही सवाल जो लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, यहां पर रेखा ये वाली ना देकर, जो 3x + y = 9, ये लाइन ना देकर अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए x अक्ष किस अनुपात में डिवाइड करती है, तो -3/7, -3/7, और y अक्ष तो -1/2। ठीक है, अगर पर्टिकुलर लाइन ना देकर वो एक्सेस पूछ लेता है, तो बताइए x अक्ष के लिए क्या अनुपात है, -y1/y2, और y अक्ष के लिए -x1 में। दिए गए दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को, लाइन सेगमेंट को x अक्ष किस अनुपात में डिवाइड करती है, और y अक्ष। हाँ, ये अलग बात है, 11th क्लास का स्टूडेंट ऐसे नहीं करता था ना, उसको तो मानकर और करवाना पड़ता था, 2 नंबर लेने होते थे, वो सीधा आंसर निकाल दे फिर गड़बड़ हो जाती थी, ऑब्जेक्टिव में भले ही कर दे। जी हाँ जी, मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट। जी ओके, चलिए कोई प्रॉब्लम हो तो बता दें। अभी हमने क्या लिखा था कि m/n में डिवाइड करने वाला पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट mx2 + nx1/m + n, my2 + ny1 में m + n, ये है m/1। अगर वो मिड पॉइंट हो, अगर दो पॉइंट्स को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट का, रेखाखंड का मिड पॉइंट है, तो फिर a की a से डिस्टेंस और p की b से डिस्टेंस का रेशियो 1:1 आ जाएगा, है ना। मिड पॉइंट है तो रेशियो 1:1 आएगा, तो m की जगह पर 1 रखें, n की जगह पर भी 1 रखें, तो मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट होते हैं x1 + x2/2, y1 + y2/2। दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, दोनों को जोड़कर हाफ, x1 + x2/2, y1 + y2/2, मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट। इसका क्या मतलब है वो देखते हैं, ये एग्जाम में पूछा जा चुका सवाल है, इसलिए आपको ये चीजें बता रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं आपको ये कहूं कि भाई एक ट्राइंगल है और मुझे इसके वर्टिसेस दे रखे हैं, मान एग्जांपल की बात करता हूं, और मैं आपसे पूछता हूं कि मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताइए, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप क्या करेंगे, x1 + x2/2, y1 + y2/2, है ना, दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे। ऐसे होता है, मिड पॉइंट याद करना हो कि भी ए बी का मिड पॉइंट बताइए, तो कोई दिक्कत है ना, 10th क्लास में पढ़ते थे दो बिंदुओं का मिड पॉइंट x1 + x2/2, y1 + y2/2, ये तो आसान बात है। लेकिन इसका रिवर्स क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। रिवर्स क्वेश्चन ये है, अगर मिड पॉइंट दे रखे हो, मान लीजिए एक सवाल है
जिसमें मैं आपसे ये कहता हूं कि इस ट्राइंगल के जो मिड पॉइंट है वो गिवन है 1 2 0 3 1 3 और क्या बताना है, वर्टिसेस बताना है। ठीक है, तो 11th क्लास में तो क्या करते थे भाई, वो तो वही बात है, 3-4 नंबर लेने होते हैं, लिख के दिखाना होता है। वो क्या करता है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, फिर उनका मिड पॉइंट, 6 इक्वेशन बनती है, वेरिएबल भी 6 हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3, 6 इक्वेशन बनती हैं, 6 वेरिएबल बनते हैं, थोड़ा सा समय लगता है, सोल्व हो जाता है। लेकिन हमें ऐसे यहां नहीं करना। अगर आपको ये वाला पॉइंट ए फाइंड आउट करना है तो इन दोनों को जोड़िए, मतलब मैं इसका नाम कर देता हूं डी ई एफ, डी और ई को जोड़िए और एफ को घटा दीजिए। आया वही है, कोई मैजिक तो कोई होता नहीं, मैथमेटिक्स ही होता है ना। वो शॉर्ट बता दीजिए, जो रिजल्ट आया उसको एज ए रिजल्ट हम याद कर रहे हैं। क्या याद किया हमने कि डी और ई को जोड़िए और एफ घटा दीजिए, यानी कि 1 + 0 - 1, तो क्या आ जाएगा 3 + 3 6, 6 में से 2 गया। ठीक है, अगर ये बी ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, डी और एफ को जोड़िए और ई घटाइए, क्या आ जाएगा 1 और 1 2, 2 में 0 गया 2, 3 और 2 5, 5 में 3 गया 2। ठीक है, और सी ज्ञात करने के लिए 1 + 0 इसमें घटा देंगे 0, 2 3 5, 5 में 3 गया। तो त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात करने का मतलब यह होता है कि अगर आपको मिड पॉइंट गिवन हो तो आप वर्टिसेस कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर ज्ञात करने पड़ जाए तो थोड़ा समय बचेगा इसमें, समझ आएगी बात, है ना। अब इसका और क्या बेनिफिट है, इस पर सवाल एग्जाम में 2-3 बार आ चुका, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष ज्ञात करना। तो भाई समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, जिस तरह से मैंने अभी आपको ट्रायंगल में बताया है वैसा ही पैरेललोग्राम में होता है। अगर आपको 3 वर्टिसेस दे रखे हो और चौथा ज्ञात करना हो तो जो तरीका अभी हमने डिस्कस किया है ना उसका ही यूज करते हैं। मान लो ये और ये ज्ञात करना है, चौथा ज्ञात करना है, इन दोनों को जोड़कर जो सामने वाला है वो घटा दीजिए। ऐसा क्यों होता है, वो मुश्किल नहीं है, वो दोनों का मिड पॉइंट सेम होता है, वहां से आता है ना। वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम आगे डिस्कशन करेंगे स्लोप वगैरह। समांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग और समचतुर्भुज उसमें होता है। वर्ग भी एक समचतुर्भुज होता है, वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज होता है। मैंने क्या बोला, समांतर चतुर्भुज में ऐसा होता है तो आयत में होगा, वर्ग में होगा, समचतुर्भुज में होगा, क्योंकि वो भी एक समांतर चतुर्भुज है। जानते हैं इस बात को, वर्ग एक आयत होता है, यस या नो, यस। वही बात है कि आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है, यस या नो, होता है। ठीक उसी तरह से जैसे एवरी इंटीजर इज ए नेचुरल नंबर, सॉरी एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर होता है ना, तो ठीक वही बात है कि नेचुरल नंबर भी एक इंटीजर होता है ना, बस वो बात है। तो समांतर चतुर्भुज बोला है मैंने, तो आयत में भी होता है, वर्ग में भी होता है और समचतुर्भुज में भी होता है ना, पैरेललोग्राम में भी है, रेक्टेंगल में भी। जी हाँ, तो फिर सुनो, हाँ जी, हम्म, कोई बात नहीं, समांतर चतुर्भुज में ऐसा होता है, आयत में ऐसा होता है, वर्ग में ऐसा होता है, समचतुर्भुज में ऐसा होता है। अब आप बाद में मुझसे डाउट करिएगा। तो अगर आपको चौथा निर्देशांक ज्ञात करना हो तो इन दोनों को जोड़िए, 1 और 5 6, 6 में से 3 घटाइए 3, 2 और 2 4, 4 में से 4 घटाइए 0। ठीक है, तो अगर आपको किसी समांतर चतुर्भुज के, आयत के, वर्ग के या इस तरह से 3 वर्टिसेस दे रखे हो तो चौथा ज्ञात किया जा सकता है। हाँ, इसका बैकग्राउंड इतना मुश्किल नहीं है, ये आसान है, लेकिन त्रिभुज में थोड़ा सा मुश्किल है। त्रिभुज में 6 समीकरणें बन जाएंगी ज्ञात करने के लिए, इसमें तो हम आसानी से कर सकते हैं कि हम जानते हैं कि इन दोनों डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट तो करते हैं, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, इसलिए दोनों का मिड पॉइंट सेम आ जाएगा, तो वहां से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन मैंने दोनों चीजों को कनेक्ट कर दिया। क्या किया, अगर त्रिभुज के मिड पॉइंट दे रखे हो
तो वर्टिसेस कैसे ज्ञात करते हैं, और अगर किसी पैरेललोग्राम के 3 वर्टिसेस दे रखे हो तो चौथा कैसे ज्ञात करते हैं। और इसको अलग से क्यों पढ़ रहे हैं कि भाई हम तो मिड पॉइंट पढ़ रहे थे, ऐसा क्यों पढ़ाया जा रहा है, उसका कारण यह है कि एग्जाम में यह सवाल 1-2 बार आ चुका है तो थोड़ा आसान हो जाता है, डायरेक्टली हम करते हैं। तो जी क्या क्वेश्चन है, ये सेकंड ग्रेड 2011 का सवाल है। समांतर चतुर्भुज के अंदर आपको 4 में से 3 वर्टिसेस दे रखे थे, चौथा आपको ज्ञात करना था। ठीक है जी, ये मान लीजिए P है A, B और ये आपका Q है 4, 6, ये आपका R है 5, 7 और ये आपका S है 2, 3। अब बताइए P कितना आएगा। 2 और 4 6, 6 में से 5 गया 1 और 3 और 6 9, 9 में से 7 गया 2, 1, 2। ठीक है, और एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है लेकिन मैंने एक ही लिखा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अभी तक हम 10th 11th की ही बात कर रहे हैं, उसमें सारी बातें हमने पढ़ी थी। अगर किसी ट्राइंगल का तीनों वर्टिसेस दे रखे हो, तीनों शीर्ष दे रखे हो x1, y1, x2, y2 और x3, y3 और हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो 10वीं क्लास में विद्यार्थी फॉर्मूला पढ़ता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये 10th क्लास का फॉर्मूला है। प्लस 2 के अंदर जब विद्यार्थी डिटर्मिनेंट से सारणिक से परिचित हो जाता है तो वो फॉर्मूला पढ़ता है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। याद आ रहा है कुछ। 12वीं क्लास के अंदर जब हम मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं तो 12वीं क्लास के अंदर 12th स्टैंडर्ड के अंदर अगर किसी ट्रायंगल के तीनों शीर्ष दे रखे हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इस सारणी की सहायता से भी ज्ञात किया जा सकता है। इससे भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है। एक्चुअली क्या है, इसी डिटर्मिनेंट को जब आप एक्सपेंड करोगे तो बन जाएगा, लेकिन इससे भी शॉर्ट, हाँ ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू वाला भी आना चाहिए। लेकिन इससे भी शॉर्ट क्या है कि अगर आप चाहें तो किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, x1 y1 पहला कोऑर्डिनेट रखें, दूसरा रखें, तीसरा रखें और लास्ट में अगेन पहला जो आपने पहले लिखा था। ठीक है, आपको रखना है जो आपने पहले लिखा था। अब क्या करना है, इनका गुना कीजिए माइनस इनका गुना। कैसे, जैसे आप सारणी की उप सारणी का मान ज्ञात करते थे ना, कि इसका गुना माइनस इसका गुना, फिर प्लस इनका गुना x2 y2 x2 y3 माइनस में y2 x3, फिर प्लस इसका गुना माइनस इसका गुना। किस तरीके से, क्या फॉर्मूला है, उसके लिए थोड़ा सा आप इस सवाल को देख लीजिए। क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु दे रखे हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये सवाल है। अब क्या करना है, पहले सुनिए एक बात, एक ट्राइंगल है और उस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, जो साइड्स हैं, उसके मिड पॉइंट हैं, उनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और आपको बताना है पूरे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। सबसे पहले जो आपको मिड पॉइंट दे रखे हैं और उनसे जो त्रिभुज बनता है, हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन से त्रिभुज का, त्रिभुज डीईएफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ, त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ इक्वल टू 1/2 करना है। अब कोऑर्डिनेट लिखने हैं, कौन सा, पहला लिख दो जो आपकी इच्छा है, पहला, दूसरा लिख दो, फिर तीसरा लिख दो और फिर पहला लिखो। ठीक है जी, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं उसका जिक्र किया जा रहा है। अब क्या करोगे, 1/2 इनका गुना माइनस इनका गुना, क्या आ जाएगा, प्लस इनका गुना माइनस इनका गुना, 4 में से क्या करना है, 6 घटाना है, प्लस हो जाएगा, फिर प्लस, समझा नहीं बात, इनका गुना माइनस फिर क्या आएगा, प्लस इनका गुना माइनस इनका गुना, कितना आ जाएगा, 0। तो ये क्षेत्रफल कितना आया, 5। अगर माइनस का आ जाता तो भी आपने प्लस का ही लेना है, क्षेत्रफल प्लस का लिखा जाता है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 5।
समझाई बात। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, ये उसको ज्ञात करने का शॉर्ट मेथड है, आसान मेथड है, ठीक है। वरना आपको मैंने दो फॉर्मूले और बताए हैं, ये 10वीं क्लास के अंदर विद्यार्थी पढ़ता है। जब 10वीं क्लास का विद्यार्थी को बताया जाता है x1 y2 माइनस y3, तो ज्यादातर विद्यार्थियों से गलती हो जाती है ना। क्या करना है, y2 माइनस का लिखा हुआ है, y3 माइनस का लिखा, तो घटाते हैं तो गलत कर देते हैं। तो खैर हमें तो ना के बराबर फॉर्मूला पढ़ना है। ये कौन सा फॉर्मूला है, जो +2 के अंदर विद्यार्थी पढ़ता है, लेकिन हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ये फॉर्मूला आसान है, समझ आएगी बात, ये फॉर्मूला समझ आ रहा है, ठीक है। अब सवाल क्या था, हमें बताना था पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, और पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का 4 गुना होता है। इन चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल सेम होता है। त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल संपूर्ण त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है। तो ये पूरे का कितना हो जाएगा, 4 गुना। इसका सही आंसर क्या था, ठीक है। तो किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कब ज्ञात करते हैं, उसका फॉर्मूला 1/2 इस तरह से, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, 3 बिंदुओं के कोलिनियर होने की कंडीशन, एक कंडीशन हम पढ़ चुके हैं। 3 बिंदु कोलिनियर कब होते हैं, पहली कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी, अगर दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के इक्वल हो। अब पढ़ रहे हैं दूसरी, और मैंने आपको बताया था कितने तरीकों से हम सिद्ध कर सकते हैं, 4 तरीकों से। 3 पॉइंट एक ही लाइन पर हैं या नहीं है, इसको चेक करने के 4 तरीके हैं। एक तरीका तो पहले पढ़ा, डिस्टेंस मार्क वाला। दूसरा अब हम पढ़ेंगे, अगर जो आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया था, अगर वो 0 आ जाए, अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाए, तो वो तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, एक ही लाइन पर होंगे, सरेख होंगे, है ना। यहां से 1/2 हटा दीजिए, तो 3 पॉइंट्स के कोलिनियर होने की कंडीशन क्या है, इस शॉर्ट डिटरमिनेंट की वैल्यू का 0 होना, ठीक है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, देखिए अगर मान लीजिए आपको चेक करना हो कि 3 पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है, तो आप इस पहले मेथड से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको 3 पॉइंट कोलिनियर गिवन हो, 3 बिंदु एक ही रेखा पर हैं, और लैम्डा का मान बताइए, के का मान बताइए, 1/a + 1/b का मान बताइए, तो क्या इस फॉर्मूले, पहले फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जा सकता है क्या, नहीं किया जा सकता। क्योंकि आपको सिर्फ इतना ही पता है कि वो तीनों पॉइंट्स एक लाइन पर हैं, आपको ये नहीं पता कि किन दो दूरियों का योग किसके बराबर है, पता है क्या, ये कैसे पता चलेगा हमें। तब क्या करें, तब इस कंडीशन का, सेकंड कंडीशन का इस्तेमाल कीजिए। ये दूसरा तरीका है, 2 तरीके हम और पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, एग्जाम में बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है। 3 पॉइंट एक ही लाइन पर है या नहीं, जैसे आपने एक क्वेश्चन सोल्व किया था, इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई थी, 5। अगर 0 आ जाता तो तीनों पॉइंट एक लाइन पर, यहाँ पर 5 है। अब जैसे सवाल कैसे, ये सवाल है सेकंड ग्रेड 2018, सेकंड ग्रेड 2018 का सवाल है, आपकी शीट पर 25वां सवाल है, जो सबसे पीछे भी। तो क्या सवाल है कि यदि ये 3 बिंदु एक ही लाइन पर हैं, तो ए का मान बताइए। अब आप डिस्टेंस फॉर्मूले से ए का मान नहीं ज्ञात कर सकते, आपको ये नहीं पता किन दो दूरियों को किस दूरी के बराबर रखना है। आपको जो अब मेथड बताया था उसका इस्तेमाल करना है। तो क्या करें, पहला पॉइंट आपकी चॉइस है कि पहला पॉइंट कौन सा, मान लीजिए आपने क्या रखा, -2 -5। दूसरा पॉइंट 2 -2। तीसरा पॉइंट 8a, और फिर वापिस पहला पॉइंट इक्वल टू क्या करना है, 0 का। अगर पॉइंट एक ही लाइन पर हैं, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। यहां से हम सोल्व करेंगे, तो पहले इनका गुना कितना, 4 में से क्या घटाना है, सही है भी, प्लस, अब क्या करना है, 2a + 16, फिर क्या करना है, माइनस का 40 और प्लस का 2a इक्वल टू 0, और इसको सोल्व कीजिए तो कितना आता है, 2a और 2a कितना हो जाएगा, 4a, और ये 14 और 16 कितना हो गया, 30, ये कितना है, माइनस का 10 इक्वल टू 0। सही है क्या, a का मान, हाँ जी, 5/2 प्लस का माइनस का, प्लस का, a का मान 5/2। तो 3 बिंदु एक ही रेखा पर हैं, इसको सिद्ध करने का, चेक करने का ये तरीका, और ये ज्यादा यूजफुल है। एक सवाल और देखें,
हाँ जी, आरपीएससी संस्कृत डिपार्टमेंट 2019, संस्कृत विभाग 2019 का सवाल है। तीन बिंदु एक ही रेखा पर हैं तो 1/1 प्लस 1/b का मान बताना है। क्या करना है आपको? अभी जो तरीका बताया था, a/a0 0b 1 a0 की वैल्यू क्या करनी है? 0 करनी है। क्लियर बात। इसका गुना कितना है? ab -0, इसका गुना कितना है? माइनस का b। सही कर रहा हूं? ये 0, ये माइनस का a इक्वल टू 0। आप दाईं तरफ लेके जाएं तो a प्लस बी इक्वल टू ए बी, और ए बी का भाग कर दीजिए तो 1/b प्लस 1/a इक्वल टू 1। ये दूसरा तरीका है तीन बिंदुओं के एक ही रेखा पर होने का, और इस पर एग्जाम में ये 2 सवाल एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, केंद्रक, अंतः केंद्र, लंब केंद्र और परिकेंद्र क्या होते हैं और इसके कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करते हैं? 10वीं क्लास की, 11वीं क्लास की हम जो बेसिक को पढ़ रहे हैं। ठीक है। अगर किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स दे रखे हों, केंद्रक ज्ञात करना, सेंट्रोइड ज्ञात करना। सबसे पहले केंद्रक की डेफिनेशन क्या होती है वो थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा दें जिनको ध्यान ना हो। तो मीडियन क्या होती है? माध्यिका। किसी शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाएं तो ये कहलाती है माध्यिका, मीडियन। और कितनी माध्यिकाएं होती हैं? 3। और तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उससे क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। और केंद्रक जो होता है वो प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में बांटता है। ये बातें आपको पता होंगी, माध्यिका क्या होती है, केंद्र क्या होता है। लेकिन हमें तो क्या करना है, हम पढ़ रहे हैं 2D और हमें करना है केंद्र के कोऑर्डिनेट। तो केंद्र के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं भाई? अगर आपको तीनों वर्टेक्स दे रखे हो, त्रिभुज का जो केंद्रक होता है वो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। किसी त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करना। याद आ गया होगा फॉर्मूला, केंद्र गुरुत्व केंद्र भी कभी कभी हम कह देते हैं। तो त्रिभुज का केंद्र क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन। ये आपके लिए याद होगा आपको। ये इसका एक सवाल है। त्रिभुज का केंद्रक दिया हुआ था, 2 शीर्ष दे रखे थे और तीसरा शीर्ष आपको ज्ञात करना था। तीसरा अगर मान लीजिए आपने मान लिया a, b, ये तीसरा है, तो फिर क्या करना था? पहला कौन सा है? 4, दूसरा कौन सा है? माइनस का 2, तीसरा आपने क्या माना है? a/3, और इसका क्या है? 8, फिर दूसरा कितना है? 6, और तीसरा क्या माना है? b/3, और किसके बराबर दे रखा है आपको? ये दे रखा है 2, 7 के बराबर। तो इसका मान 2 के बराबर कर दीजिए, इसका मान 7 के बराबर कर दीजिए। यहां से a का मान आ जाएगा और यहां से b का मान आ जाएगा। ठीक होता है। अब वो बात तो गई कि केंद्र ज्ञात कीजिए, वो तो भी आसान ही पूछा है, तो मुश्किल थोड़ी कहीं केंद्र दिया हुआ है और आपसे तीसरा शीर्ष पूछ दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आसान बात है। तीसरा शीर्ष आपको बताना था, क्या आ जाएगा? 4, ओके। अब बात आती है अंत्य केंद्र क्या होता है और अंत्य केंद्र के कोऑर्डिनेट कैसे ज्ञात करते हैं। इन सेंटर क्या होता है? इन सेंटर की डेफिनेशन में क्या डेफिनेशन होती है? त्रिभुज में 3 एंगल हैं, इन तीनों एंगल का बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक, आधा आधा करें। त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अंत। ठीक है जी। इन सेंटर की डेफिनेशन, त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। त्रिभुज का अंतः केंद्र ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है? a x1 b x2 c x3 अपॉन में a प्लस b प्लस c a y1 b y2 c y3 अपॉन में
a प्लस बी प्लस सी। भाई x1 x2 तो पता है, x1 y1, abc क्या चीज है? a के सामने वाली जो भुजा है bc, इसकी लंबाई को छोटा a, b के सामने वाली भुजा को छोटा b और c के सामने वाली भुजा को छोटा। तो अगर कोई सवाल अंतः केंद्र का आता है, जनरल सवाल आता है, तो आप देखो कि आपको क्या करना पड़ेगा, a b c दूरियां भी ज्ञात करनी पड़ेंगी, भुजाओं की लंबाइयां भी ज्ञात करनी पड़ेंगी, इसलिए ये सामान्यतः सवाल नहीं आता। हाँ, पर्टिकुलर केस में आ सकता है, जनरल क्वेश्चन में आएगा तो लेंथी हो जाएगा थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि आपको ए बी सी, ए के सामने वाली भुजा की लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी, बी के सामने वाली भुजा की लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी और ये भी ज्ञात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जनरली ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। हाँ, फिर भी आपने 11th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, इस पर सवाल नहीं आया। ठीक है, लंब केंद्र क्या होता है और लंब केंद्र कैसे ज्ञात करते हैं? भी लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाए, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो इसे क्या कहते हैं? शीर्ष लंब। और तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लंब केंद्र। मैं सिर्फ निर्देशांक में बात कर रहा हूं, अगर सेकंड ग्रेड का सेकेंडरी मैथमेटिक्स जब पढ़ रहे होंगे तो उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हम वहां डिस्कस करेंगे। लंब केंद्र की क्या विशेषताएं हैं, अंतः केंद्र की, लंब के परिकेंद्र की और केंद्र की। हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? सिर्फ कोऑर्डिनेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपको तीनों वर्टिसेस गिवन हो तो हम अंतः केंद्र कैसे ज्ञात कर सकते हैं, केंद्रक कैसे ज्ञात कर सकते हैं, लंब केंद्र कैसे ज्ञात कर सकते हैं, सिर्फ पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, है ना, प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉपर्टी ज्यादा डिस्कस वो सेकेंडरी मैथमेटिक्स में आएंगे। तो देखिए, लंब केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करने का डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। केंद्र का है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 वाला, अंतः केंद्र का है ax1 प्लस bx2 प्लस। लंब केंद्र का सीधा फार्मूला नहीं है। लंब केंद्र ज्ञात करने के लिए प्रॉपर्टी इस्तेमाल की जाती है। कौन सी प्रॉपर्टी? कि भाई ये रेखा लंबवत है, ये रेखा लंबवत है। ये हम कहां पढ़ेंगे? ये हम पढ़ेंगे जब हम रेखा के बारे में पढ़ रहे होंगे, स्लोप के बारे में पढ़ रहे होंगे, तब। सीधा फार्मूला नहीं है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि लंब केंद्र क्या है, परिकेंद्र क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है। तो भाई सरकम सेंटर, अगर कोई किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टेसेस से सर्कल पास होता है, इसका जो सेंटर होता है वो क्या कहलाता है? ठीक है, ये क्या होता है? सरकम सेंटर। अब सरकम सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं? सरकम सेंटर की क्या प्रॉपर्टी होती है? सरकम सेंटर जो होता है वो तीनों वर्टेसेस से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। तो अगर मान लीजिए आपको परिकेंद्र ज्ञात करना है, तो क्या करना है? आपको वो पॉइंट ज्ञात करना है जो गिवन तीनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो। तो परिकेंद्र ज्ञात करने का भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। आपको 3 पॉइंट गिवन है और आपसे पूछा कि इन तीनों पॉइंटों से जो ट्रायंगल बनेगा उसका सरकम सेंटर क्या होगा, परिकेंद्र क्या होगा। तो आपको वो बिंदु ज्ञात करना है जो दिए गए 3 बिंदुओं से समान दूरी पर हो। तो मैथमेटिकली अगर पूछा जाए 11th क्लास के हिसाब से, तो आपको बिंदु मानना पड़ेगा x, y या a, b, जो भी आप मानते थे। उसकी a से दूरी, उसकी b से दूरी, उसकी c से दूरी। तो pa बराबर pb एक समीकरण, pb बराबर pc दूसरी समीकरण, और उन दोनों समीकरणों को हल करके a और b के मान ज्ञात करते हैं। ये तो जनरल मेथड है, तो आप ये ज्यादा पूछा नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ केंद्रक इंपॉर्टेंट है, बाकी सबके बारे में पता होना चाहिए आपको कैसे ज्ञात करते हैं। तो अगर आपसे परिकेंद्र पूछा गया है तो इसका मतलब है हमें सिर्फ वर्किंग करनी है। ठीक है, यानी कि वो बिंदु बताना है जिसकी तीनों बिंदुओं से दूरियां समान है। तो आप ऑप्शन भी चेक कर सकते हो। पहला पॉइंट उठाइए, ए से और बी से डिस्टेंस देखो इक्वल आ रही है या नहीं आ रही, नहीं आ रही तो छोड़ दीजिए। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब खास बात ये ध्यान रखनी है कि भाई केंद्र को ज्ञात करना मुश्किल नहीं है, अंतः केंद्र ज्ञात करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लंब केंद्र और मुश्किल है। तो पर्टिकुलर केस क्या है? पर्टिकुलर केस ये है, अगर वो त्रिभुज समबाहु है, अगर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि जो उसका अंतः केंद्र होता है वही उसका केंद्रक होता है, वही उसका लंब केंद्र होता है, वही उसका परिकेंद्र होता है। चारों बिंदु क्या होते हैं? एक ही होते हैं। अगर मान लो सवाल है लंब केंद्र ज्ञात करने का, सवाल है अंतः केंद्र ज्ञात करने का, तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि क्या वो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं है।
समबाहु त्रिभुज तो नहीं है। अगर वो समबाहु त्रिभुज है तो उसका केंद्रक ही अंत्य केंद्र है, उसका केंद्रक ही लंब केंद्र है, केंद्रक ही परिकेंद्र है। अब रही बात कि समबाहु त्रिभुज कैसे चेक होगा, या तो दूरियां ज्ञात करके चेक होगा, या थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा सा देखेंगे जहां √3 आ रहा है तीनों वर्टिसेस के अंदर, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है, हो सकता है। क्यों? अगर एक बात है, एक रिजल्ट है, अगर मैं आपसे ये बात कहता हूं कि एक ट्रायंगल के वर्टिसेस जो हैं वो इंटीजर है, इंटीजर समझते हैं, इंटीजर तो सब समझते हैं, पूर्णांक, हाँ पूर्णांक समझते हैं, तो एक बात है पूर्णांक समझते हैं, तो ये कभी भी समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता। अगर किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष आपको पता है और उसमें रूट नहीं आ रहा, उसमें रूट नहीं आ रहा, तो ये कभी भी समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता। क्यों? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? वर्गमूल 3/4 भुजा का स्क्वायर। तो वर्गमूल 3 आएगा, आप भुजा का स्क्वायर करोगे बटा में 4 करोगे तो क्या वर्गमूल 3 आएगा या हट जाएगा? रहेगा। ये त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, अगर आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फॉर्मूला पता है ना कौन सा? ये वाला। तो बताओ यहां वर्गमूल 3 आ जाएगा क्या? अगर यहां से क्षेत्रफल ज्ञात करोगे, पूर्णांक का गुणा पूर्णांक के साथ करोगे, घटाओगे, तो क्या वर्गमूल आ जाएगा कहीं से? नहीं आएगा। इसका मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जब भी ज्ञात किया जाएगा तो वहां पर वर्गमूल नहीं आएगा। समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही बात? ये त्रिभुज कभी भी, कौन सा त्रिभुज? ये वाला, ये त्रिभुज कभी भी समबाहु त्रिभुज नहीं बना सकता। तो मैं क्या कह रहा था कि अगर त्रिभुज का लंब केंद्र पूछा हो, परिकेंद्र पूछा हो, तो आप एक बार जांच कर लीजिए कि क्या वो समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज की पहचान कैसे आएगी? तो भाई एक उसकी पहचान ये है कि अगर किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष इंटीजर हैं, पूर्णांक हैं, उसमें रूट नहीं आ रहा, तो वो कभी भी समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता। इसका मतलब ये भी नहीं कि रूट आ गया तो हो ही जाएगा, ये भी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस मांगेगा है या नहीं। लेकिन इस बात का ध्यान है कि सामान्यतः आपसे लंब के अंदर नहीं पूछता, कभी सामान्यतः कभी परी के अंदर नहीं पूछता। हाँ पूछ सकता है, उसकी मर्जी, पूछता नहीं करनी। चलिए एक बात तो शायद ये बात समझ गई मेरी बात, समझ तो आ गई ना बात मेरी भाई? मैं क्या कह रहा था, इसमें कभी क्षेत्रफल में √3 नहीं आएगा और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में √3 होता है, इसका मतलब ये कभी भी समबाहु त्रिभुज नहीं बना सकता। ओके, दूसरी बात समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज का भी सवाल कई बार बन सकता है, भाई समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहाँ होता है, समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ होता है? ये तो है समकोण त्रिभुज, देखो किसी भी त्रिभुज का केंद्र पूछे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तो समकोण हो चाहे ना हो। हाँ लंब केंद्र कहाँ होता है, ऑर्थो सेंटर कहाँ होता है? उन तीनों में से एक लंब केंद्र होगा। समकोण त्रिभुज अगर है तो एक लंब केंद्र उन तीनों में से होगा, हमें पहचान करनी पड़ेगी कौन सा होगा। और परी के अंदर सर्कम सेंटर कहां होता है? जो कर्ण का मिड पॉइंट होता है। ये 10वीं क्लास का बेसिक नॉलेज है। समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहां होता है? जहां समकोण बनता है वो क्या होता है? वो लंब केंद्र होता है। परी केंद्र कहां होता है? कर्ण का मध्य बिंदु, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट क्या होता है? सर्कम सेंटर होता है। केंद्र क्या होता है? वो बीच में x1 + x2 + x3/3। और लंब केंद्र भी ज्ञात कर सकते हो। किस तरह से लंब केंद्र ज्ञात कर सकते हैं? अगर मैं आपसे कहता हूं 0 0 3, 0 और 0, 4, इसका लंब केंद्र बताओ, इसका केंद्र बताओ, इसका अंत्य केंद्र बताओ, इसका परिकेंद्र बताओ, तो आसानी से बताया जा सकता है। ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा। 0 0 तो मूल बिंदु होता है, 3, 0 x अक्ष पर होता है, हम जानते हैं, आज पढ़ कर आए अभी। और 0, 4 y अक्ष पर होता है। ये दूरी कितनी है? 3 है। ये दूरी कितनी है? 4 है। ये दूरी कितनी है? 5 है। केंद्रक x1 + x2 + x3/3। लंब केंद्र 0 0। परी के अंदर इन दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए, मिड पॉइंट ज्ञात कर दीजिए। और अंत्य के अंदर a का मान पता है, b का मान पता है, c का मान पता है। तो समकोण त्रिभुज में वो चारों पूछ सकता है, समबाहु त्रिभुज में वो चारों पूछ सकता है, बाकियों में कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन सामान्यतः केंद्रक पूछेगा, क्योंकि बाकियों में मुश्किल हो जाएगा, कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। लेकिन याद रखें समबाहु में
और समकोण में तो सवाल बनता है, आप जेपीएच की एक्सरसाइज उठाएंगे तो उसमें वो लंब के अंदर परी के अंदर जब भी पूछा है उसने, तो कब पूछा है, समकोण में या समबाहु में। तो आपको पहचान करनी है कि समकोण है या समबाहु। ठीक है जी, तो ये क्या था, ये था इन चारों का केंद्र परी के अंदर लंब के अंदर ज्ञात करना।